फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा। सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज लोकसभा और राज्यसभा में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। कल से आज तक लोकसभा में चर्चा हो रही है, आज राज्यसभा में शुरू हुई है चर्चा, वो 9 घंटे चलेगी। आज अभी प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब दे रहे हैं विपक्ष के जो सवाल थे और जमकर प्रहार किया है। लेकिन आज अखिलेश यादव और गृह मंत्री के बीच भी इस चर्चा के दौरान खूब सवाल जवाब हुए, वो देखने को मिले। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बात ऑपरेशन सिंदूर पर है, लेकिन अखिलेश इसको यूपी सेंट्रिक क्यों बना रहे हैं? दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार मंगलवार को लोकसभा में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उतरी। लोकसभा के मैदान में एक तरफ थे गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इशारों ही इशारों में कहा कि पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं बचेंगे। पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सख्त सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे।
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने जैसे ही ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को भेजने वाले आकाओं को भी नेस्तनाबूद कर दिया। अमित शाह की इस टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवादियों का आका पाकिस्तान है। सपा प्रमुख के कहते ही अमित शाह ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव से पूछ लिया कि पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या। अमित शाह के इतने कहते ही समूचा विपक्ष एक साथ हंगामा करने लगा। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। इसके बाद अमित शाह ने अखिलेश समेत पूरे विपक्ष से अपील की कि आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत हो। मैं अपेक्षा करता था कि जब विपक्ष आतंकियों के मारे जाने की सूचना सुनेगा तो विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, लेकिन इनके चेहरे पर स्याही फैल गई। आतंकी मारे गए, इसकी भी खुशी नहीं हो रही। इतना कहने के बाद अमित शाह ने सपा सांसद अखिलेश यादव से कहा कि अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातें आ जाएंगी। आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। लोकसभा में गृह मंत्री शाह की टिप्पणी सियासी बयानबाजी के बीच एक साफ संदेश भी थी कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाएगी। विपक्ष और सरकार के बीच जारी बयानबाजी आगामी समय में राजनीतिक बहसों को और तेज करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था? और जो सरकार ये दावा करती है 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो
पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। लेकिन रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री भी अभी लोकसभा में बोल रहे हैं, थोड़ा उनको भी सुन लिया जाता है, फिर चर्चा बढ़ाई जाए आगे। बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे, और लंबा लिस्ट है। जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। आजादी के पहले, और इतिहास गवाह, एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी। हम डिफेंस के इक्विपमेंट में आगे थे। लेकिन आजादी के बाद जो एक मजबूत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा दायरा था, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम था, उसको सोच समझ करके तबाह कर दिया गया, उसको दुर्बल किया गया। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। अगर इसी नीति पर हम चलते तो भारत इस 21वीं सदी में ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोच भी नहीं सकता। यह हालत करके रखा हुआ था उन्होंने। भारत को सोचना पड़ता कि अगर कोई एक्शन लेना है तो शस्त्र कहां से मिलेंगे, साधन कहां से मिलेगा, बारूद कहां से मिलेगा, समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीच बचाव में रुकता नहीं जाएगा, ये टेंशन पालना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते एक दशक में मेक इन इंडिया हथियार सेना को मिले, उन्होंने इस ऑपरेशन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक पहले भारत के लोगों ने संकल्प लिया, हमारा देश सशक्त
आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने। रक्षा, सुरक्षा, हर क्षेत्र में तो रमेश जी, आप सुन रहे होंगे, और जिस तरीके से मैं लौटता हूं अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो बातचीत हुई, उससे क्या नजर आ रहा है कि चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पे थी और बात ये धर्म बताकर, धर्म से चिंता नहीं करके, अखिलेश को एक पोर्ट्रे में कोशिश नहीं है कि वो एक समुदाय के ज्यादा हितैषी है, वोट की चिंता है इसलिए उनको देश की चिंता नहीं है। और एक आपका ओवरऑल कंक्लूजन, जो 16 घंटे डिबेट चली कल रात 12 बजे तक, और आज अब प्रधानमंत्री कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे हैं, तो लमसम पूरा ही हो गया है। तो आपको क्या लगा, कुछ कंक्लूडिंग निकल के आया? विपक्ष के हाथ कुछ लगा कि खाली हाथ है? देखिए चौहान जी, पूरी डिबेट की अगर बात करो, सुबह से शाम तक जो 16-17 घंटे आज ये सब डिस्कशन हुआ है, तो उसमें जो मेन मुद्दे थे उस पे तो कम बातचीत हुई है, चाहे इधर से चाहे उधर से, दोनों तरफ से। लेकिन लफबाजी, लीपापोती और उन शब्दों को घुमा फिरा के, उस पे मस्का लगा के, भविष्य में जाके, इतिहास में जाके, उन चीजों का समावेश आज हमें देखने को मिला। ये कई समय के बाद हमने देखने को मिला। कम से कम बात दोनों तरफ से हुई, लंबी लंबी बात हुई। प्रधानमंत्री जी इस समय बोल रहे हैं, वो तो अपने अंदाज में बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जब गृह मंत्री साहब बोल रहे थे तो उनकी उग्रता, उनके बातों की एक अग्रेशन जो हम हमेशा से देखते हैं, वैसी भाषा शैली उनके अंदर थी। बीच बीच में वो उखड़ भी जाते हैं, जिस तरीके से बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने टिप्पणी जब करी तो उसका सीधा उन्होंने जवाब दिया है, उसको या गुस्से में कह लो या मजाकिया कह लो कि क्या आपके पाकिस्तान से बात होती कि नहीं होती है। अब इन शब्दों को आप एक धर्म विशेष से जोड़ दो, या यूं कहें कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों के रहनुमा बनना चाहते हैं, तो यहाँ से 2-3 चीजें निकल के आती है। पहले तो ये देखो, कोई भी दल हो, चाहे अखिलेश यादव का हो चाहे किसी का हो, उनको चिंता तो देखो हर वर्ग के वोटर की होती है, समुदाय की होती है। कोई नहीं चाहेगा कि आगामी चुनाव में हमारे से फला एक बहुसंख्य जो वोटर है वो हमसे दूर हो जाए। एक तो वो होती है। दूसरा ये है कि जवाब जो देना चाहिए और जिसका जवाब देश मांग रहा है, उसका क्लियरिटी के साथ में और ईमानदारी के साथ में वो चीजें भी सामने निकल के नहीं आ पाई हैं। अब संशय कह लो या फिर दूसरे के लिए कुछ भी कह लो कि टाइमिंग जो है इस समय, पहलगांव के जो जितने आरोपी हैं उनको मार दिया गया है, उनको मारे जाने चाहिए अगर उनकी इन्वॉल्व है। और इस टाइमिंग पे थोड़े से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि भाई जब से हुआ है तब से उनका अता पता नहीं था, वो कहाँ थे क्या थे। और लेकिन जो गृह मंत्री साहब ने बिल्कुल क्लियर करा कि सीमाएं बिल्कुल सील थी। सारी एजेंसियों की नजर थी कि ये व्यक्ति जितने भी हैं खूरका, ये बाहर नहीं जाने चाहिए, सीमा पार नहीं करना चाहिए। तो उनकी जो तैयारियां थी, उन तैयारियों का असर भी दिखा कि उन सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया। अब चूंकि यहाँ पे विपक्ष की बात आ जाती है, वो इस बात के लिए अब भी ज्यादा विश्वस्त नहीं है कि वास्तव में ये वही है या फिर कोई और भी ड्रामा किया जा रहा है, या किसी तरीके से इस बड़े समूह और बड़े मुद्दे को डेमोलाइज करने के लिए, उसको दाबने के लिए करा जा रहा है। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली आपको सरकार की बात तो माननी पड़ेगी। जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री साहब आप कह रहे हैं कि हमने चूहा हर तरीके से एक सेटिस्फाई होने के सारे पॉइंट को हमने जांचा। पहले तो जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्त भी हम लोगों ने करी, उनकी गोलियों के जो खोखे थे वो भी लैब में, चंडीगढ़ लैब में भी जांच करी, तो सब चीजें बता दी है। तो इस लिहाज से आपको सरकार की बातों पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि इस पार्लियामेंट सेशन के बाद में राजनीतिक तस्वीर क्या उभरेगी। जो अगर उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से हम देखें, क्या अखिलेश यादव वो मैसेज देना चाहते हैं जो जिसका विश्लेषण हम आप कर रहे हैं? क्या 27 में ऐसा कोई संदेश छिपा हुआ है इस पार्लियामेंट सेशन से कि अगर
जब मुसलमानों की जब बात होती है, अल्पसंख्यकों की बात होती है, जब उस तरफ से कटाक्ष होता है, जब उन्होंने कहा कि उसमें कुछ ऐसे नाम है आतंकवादियों में जिनको आप देख सुन के खुश हो जाओगे, कांग्रेस के लिए भी उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने भी कहा, तो वहां से तो जो शब्दों की जो बौछार हुई, और उधर आते आते पल्ली तरफ जब विपक्ष जहां बैठा हुआ है उन्होंने उसको कैच लिया, उन्होंने सीधे उनका बचाव करा। तो अब क्या हुआ, इसमें दो चीजें और भी सामने निकल गई। पहला ये है कि भाई विपक्ष किसी भी सूरत में अल्पसंख्यक का जो बहु अल्पसंख्यक जो वोटर है वो अपने हाथ से जाते हुए नहीं देखना चाहता। यहाँ पे मुझे लग रहा है सरकार की थोड़ी चूक हो गई है, और सरकार ने जिस तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बहुसंख्यक जो वोटरों पे कटाक्ष करा है, तो इससे मुझे लग रहा है चुनाव में, आने वाले चुनावों में इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इनको जो वोट इनके पास अभी भी ठीक ठाक था, तो वो ऐसा ना हो कि कट जाए कि आने वाले समय में जो दूसरे दल में उसको आपने फायदा उठा लेगा। बड़ी मार्के वाली बात कही कि चर्चा हो रही, दोनों तरफ से लफबाजी ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या इसका असर 27 के चुनाव पर होगा? तो मुझे लगता है कि आपका विश्लेषण ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा मुद्दा तो अभी 27 में बनता नहीं दिख रहा, क्योंकि पीओके आएगा, हमारा है 6 महीने में पीओके आएगा, उस पर भी तंज कसा ना अखिलेश यादव ने कि इंजन एक थे फिर भी रोक दिया क्योंकि दोस्ती बड़ी थी। देखिए चौहान जी, अखिलेश यादव का टारगेट सिर्फ और सिर्फ अभी 27 का है। वो ही नहीं चाह रहे हैं कि हम 2029 के लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करें। उनका लक्ष्य जो है 27 है, और 27 में सारा पीडीए जिस तरीके से उन्होंने घेराबंदी की है, वो कह रहे हैं कि हमारा वोट इसमें जुड़े, कम ना हो। इसलिए जो जनता और आवाम की जो मांग है, चाहे सिंदूर को लेके ऑपरेशन सिंदूर हो जाए या जितने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बिंदुवार तरीके से वो उठा रहे हैं। जब आपने देखा होगा, सत्ता पक्ष का कोई बड़ा नेता जब पार्लियामेंट सेशन में बोलता है किसी मुद्दे को लेके, तो अखिलेश यादव उसमें टीपा टिप्पणी जरूर करते हैं। जब वो करते हैं तो उनके पीछे जो उनके सांसद मेंबर हैं वो भी करते हैं, फिर कांग्रेस के भी लोग आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे सामने वाला जो बोलता है तो थोड़ा सा असहज तो हो ही जाता है, और वो कर देता है। अब इसमें एक मैसेज जो अखिलेश यादव देना चाहते हैं कि मुझे अल्पसंख्यक वोटरों का रहनुमा बनना है, मुझे पीडीए का रहनुमा बनना है, तो वो संदेश कहीं ना कहीं वो छोड़ जाते हैं। वो संदेश कहाँ जा रहा है? वो 27 के लिए जा रहा है। तो लेकिन अभी की जो स्थिति है, तो अभी लंबा समय है, उससे पहले तक आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हो कि आने वाला समय क्या हो सकता है, किस तरफ हवा जा सकती है। लेकिन अखिलेश यादव जिस मैच्योर पॉलिटिक का वो एक परिचय देते हुए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, मौजूदा रणनीति है, उनको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी उनकी राजनीति चलती रही तो समझ लीजिएगा आगे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो पैदा हो जाएगी। वैसे तो राजनाथ का कितना बड़ा मुद्दा है, वैसे उनके तो नेता, राजनाथ उनकी पार्टी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, वैसे राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने डिबेट की शुरुआत की, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो वाराणसी से चुन के आते हैं। मौका उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों को कम मिला इस चर्चा में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम सही कहा। उनको स्पेस नहीं है, बोलने के लिए स्पेस नहीं है। और कई ऐसे जो प्रश्न काल में कई ऐसे सांसदों से मेरी भी बात हुई है, वो अपने जिले का और उनके क्षेत्र का, उनके पास कई सारे मुद्दे हैं जिस पे वो बात करना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लग रहा है इस पार्लियामेंट सेशन में जो जमीनी रोड, खरंजा और जो छोटे छोटे जो जितने भी मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर शायद ही किसी को समय दिया जाए बोलने के लिए, क्योंकि बड़े मुद्दे हैं इस बार सरकार के सामने और विपक्ष के भी हाथ में है। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर का हो जाए, वो है, और पहलगाम तो चल ही रहा है, और इतने बड़े बड़े जो देश से और जो राष्ट्र से मुद्दे जुड़े हुए हैं, वहां उसकी छाया में कहीं ना कहीं दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान है, इसमें आम जनता का बहुत नुकसान है। आम जनता चाहती है कि हमारा, मैं ये कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं मिला मौका। भाई 33 तो है ना, अनुप्रिया पटेल तो चली गए अपना दल वाले खाते से। हाँ, अगर अगर ये बड़ा मुद्दा है, इसमें अगर आप देखो तो जो एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं,
जिनके इक्का दुक्का 1 या 2 जिनके सांसद हैं, वो तो बिल्कुल नदारत आपको दिखाई दे रहे हैं। वो वहां पे तो ऐसे ही जैसे कि कोई सत्संग चल रहा है, उसको सत्संग को सुन रहे हैं, अच्छा लगता है आपको ताली बजानी है, नहीं अगर अच्छा लगता चुपचाप बैठना पड़ता है। अब इतनी उनकी चौहान जी हैसियत भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को ये कह सके या गृह मंत्री रक्षा मंत्री को कह सके कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमें भी बात करने का, हमारे मुद्दे उठाने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसा भी वहां देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो रणनीति इस बार है, जो स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बनाई है, आज आप देखिएगा जो गृह मंत्री साहब ने जो जवाब दिया, उसका जवाब अमूमन क्या होता था, या राहुल गांधी का कोई जवाब दे या राज्यसभा में कोई बड़ा नेता खड़गे साहब या कोई भी जवाब दे। आज उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने प्रियंका को उतारा है, जिन्होंने पूरी तरीके से, जब वो बोल रही थी तो आप सत्ता पक्ष के भी लोगों को आगे देखिएगा, वो भी बड़े धैर्य से, बड़ी गौर से सुन रहे थे। और उनके जो भाषण है, उनका चर्चा मुझे लग रहा है हर कोने में हो रही है, हर जगह हो रही है, हर वर्ग में हो रही है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, संयमता के साथ में दिया, मर्यादा के साथ में दिया, अग्रेशन बिल्कुल नहीं था उनकी लैंग्वेज में। तो इस तरीके की चीजों को आज जो मुझे देखा पार्लियामेंट में जो हुआ, मजा तो आया, दोनों तरफ से चीजों को देखने में मजा आया है। लफबाजी हुई है, मैंने पहले भी कहा, मजेदार बातें भी हुई हैं, सब कुछ है, बीच बीच में सत्ता और विपक्ष के दोनों में हंसी मजाक भी काफी लेकिन बहरहाल आज पार्लियामेंट जरूर नहीं है, पार्लियामेंट को स्थगित नहीं करा गया, वो कंटिन्यू अब भी चल रही है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर टकराव है, गतिरोध अगर बन भी रहा है तो बनने दो, आप उसको रिजॉर्व मत करो और उसको कम से कम चलते रहना चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं उस पे पक्ष को भिड़ते हुए देखना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जितना खर्च होता है उसको पानी में नहीं बहाना चाहिए। ये सवाल समय समय पे पार्लियामेंट के भीतर उठता है और उठता भी रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने जो प्रतिनिधित्व जो करता है नेता, उनको भेजा जाता है, तो अब उनका मकसद होता है कि वो जमीन के मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं, वो उठाते रहने चाहिए। जी रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर यूपी के परिप्रेक्ष्य में और अखिलेश के 27 के मिशन में और बीजेपी के अपने टारगेट पर क्या हासिल हुआ, उसका एक आपने संक्षिप्त टाइम में बड़ा अच्छा विश्लेषण करके दिया कि लफाजी ज़्यादा हो गई, जो असली मुद्दे जनता को सुनना था उसका जवाब कम मिल पाया। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।